हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की सिंपल सी वोकेबलरी की क्लास में हम फ्रेजल वर्ब्स के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और फ्रेजल वर्ब्स को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करती हैं। और ये फ्रेजल वर्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल की हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम जहाँ से हमने लास्ट पार्ट में फिनिश किया था वहीं से कैरी ऑन करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ 15 थे, यहाँ पर 16 है। यहाँ पे 16 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले पता करते हैं, पहले रिवाइज करते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब्स आखिर होती क्या हैं। तो फ्रेजल वर्ब नॉर्मल वर्ब की तरह ही होती है। फ्रेजल वर्ब नॉर्मल वर्ब की तरह ही होती है, लेकिन इस वर्ब के बाद में प्रपोजिशन को फिक्स कर दिया जाता है। तो ऐसी कोई भी वर्ब जिसके साथ में प्रपोजिशन को फिक्स कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, वही क्या कहलाएगी? वही कहलाएगी फ्रेजल वर्ब। या फिर कई बार ऐसा होगा कि वर्ब के बाद में किसी एडवर्ब को फिक्स कर दिया जाएगा, कि कोई वर्ब होगी और उस वर्ब के बाद में किसी एडवर्ब को फिक्स कर दिया जाएगा, तो वो भी क्या कहलाएगा? वो भी कहलाएगी फ्रेजल वर्ब। और कई बार ऐसा होगा, हाँ जी, कई बार ऐसा भी होगा कि वर्ब भी होगी, वर्ब के साथ एडवर्ब भी होगा और उस एडवर्ब के साथ प्रपोजिशन भी होगी। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन को, कि जब वर्ब के साथ में एडवर्ब या फिर प्रपोजिशन को फिक्स कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फ्रेजल वर्ब। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, यानी कि कोई वर्ब जिसके साथ में या तो एडवर्ब को फिक्स कर दिया गया है या फिर उसके साथ में प्रपोजिशन को फिक्स कर दिया गया है, तो वही क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी फ्रेजल वर्ब। या फिर दोनों भी फिक्स किए जा सकते हैं वर्ब के साथ में। तो चलिए इनको पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फ्रेजल वर्ब लिखी हुई है कैचअप विद। ये समोसे के साथ खाने वाली केचप नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर इस कैचअप का मतलब है, कैचअप विद का मतलब है किसी से मिलना। जैसे कि ऑफिस खत्म होने के बाद मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, और जब समर वेकेशन खत्म हो जाएंगी तो मैं अपने टीचर से भी मिलूंगा, सर से भी मिलूंगा और मैडम से भी मिलूंगा। तो मिलने के सेंस में हम हमेशा यूज करते हैं कैचअप विद का। तो कैचअप विद का एक मतलब हो गया मिलना। और कैचअप विद का एक और मतलब होता है, कैचअप विद का एक और मतलब होता है, वो जो दूसरा मतलब होता है, द सेकंड मीनिंग इज किसी सेम लेवल पर आकर मिलना, किसी लेवल पर या फिर किसी स्टैंडर्ड पर आकर मिलना। जैसे कि कई बार आप स्कूल नहीं जाते, स्कूल कॉलेज आप मिस कर देते हो, आप एब्सेंट रह जाते हो, तो क्या क्या होता है? जो आपका वर्क होता है वो वर्क आपका पीछे रह जाता है, यू लेफ्ट बिहाइंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप तो पीछे रह गए, तो आपको सबके साथ आना पड़ेगा। जो बाकी के जिस लेवल पर हैं, आपको भी उसी लेवल पर आना पड़ेगा। तो उस चीज को भी कैचअप विद कहा जाता है। जैसे कई बार जब साइकिल से स्कूल या कॉलेज जाते हैं, तो कई बार कुछ दोस्त होते हैं जो काफी स्लो चलते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं, तो बाकी के जो होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो उस लेवल पर जाकर मिलना, स्टैंडर्ड पर जाकर मिलना, इस सेंस में भी हम कैचअप विद का यूज करते हैं। सो इजी, वैसे मिलना ही होता है इसका नॉर्मल मीनिंग, पर समझ लेते हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है टू मीट विद, यानी कि किसी से मिलना। कहाँ मिलना? कहीं भी मिल लो, या तो सेम लेवल पर भी मिल सकते हो या फिर सेम स्टैंडर्ड पर भी मिल सकते हो। एग्जांपल समझते हैं। आफ्टर द क्लास आई विल कैच अप विद माय फ्रेंड्स, यानी कि क्लास खत्म होने के बाद आई विल कैच अप विद। कैच अप विद का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर कैच अप विद का मतलब है मिलना। कैच अप विद का मतलब यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर इसका मतलब? इसका मतलब है यहाँ पर मिलना। मीट, मीट का मतलब भी क्या होता है? मीट का मतलब भी मिलना होता है, और कैचअप विद का मतलब भी मिलना होता है। मिलूंगा मैं किन से मिलूंगा? अपने दोस्तों से मिलूंगा। हे मेरे दोस्तों, तैयार रहना, मैं क्लास के बाद आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला आई लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि मैं पीछे रह गया। सो आई वॉकड वेरी फास्ट, यानी कि मैं बहुत तेज चला। काहे के लिए? कैचअप विद माई फ्रेंड्स, यानी कि मैं उनसे लेवल में पीछे रह गया था, इसीलिए मैं बहुत तेज चला, जिससे कि मैं उनसे जाकर क्या कर पाऊं? मिल पाऊं। सो इजी। तो कैचअप विद का मतलब होता है मिलना। सो इजी। नेक्स्ट नेक्स्ट है कम अक्रॉस। इस कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिल जाना। बहुत ही सिंपल है, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिल जाना। तो मीट एक्सीडेंटली या फिर मीट बाय चांस, यानी कि अचानक से मिल जाना। आई केम अक्रॉस रिया, यानी कि केम अक्रॉस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर अचानक से मिल गया। किससे मिल गया? मैं मिल गया रिया से। इन द मॉल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद मैं रिया से अचानक, ना उसने प्लान किया था ना मैंने प्लान किया था, हम दोनों अनप्लैंड ही अचानक से मिल गए, ठीक है। प्लान करके मिलते तो वो कुछ अलग होता, ठीक है, लेकिन अगर अचानक से मिले हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, अचानक से बाई चांस मिल गए, एक्सीडेंटली मिल गए भैया, तो वहां पर ही यूज किया जाता है कम अक्रॉस का। सो इजी। नेक्स्ट इज कोप विद। इस कोप विद का मतलब होता है मैनेज करना। कोप विद का मतलब क्या होता है? मैनेज करना, संभालना चीजों को। इसका एग्जाम्पल और समझ लेते हैं कि शी कोप्ड विद हर प्रॉब्लम्स, यानी कि उसने मैनेज किया, किसको? संभाला, प्रॉब्लम्स को। कैसे? कॉन्फिडेंटली फेस किया प्रॉब्लम्स को, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में उसने अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया। तो
इसमें कोप विद होता है। अब एक गलती जो कंपटीशन लेवल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं और बहुत सारे एरर्स में भी ये पूछा जाता है आपसे, वो भी देख लेते हैं जरा, कि कभी भी गलती से भी इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया जाता, यानी कि कोप अप नहीं होता, कभी भी कोप विद होगा। ये आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी कोप अप का यूज नहीं किया जाएगा, कभी भी नहीं करना, आपको भी नहीं करना, गलती से भी नहीं करना, कैसे भी नहीं करना, बिल्कुल मत करना। क्या मत करना? कि कोप अप का यूज मत करना। कोप विद होता है, कोप अप कभी भी नहीं होता। सो नाइस एंड इजी। तो इसका मतलब हो गया मैनेज करना, संभालना। नेक्स्ट इज कट डाउन। इस कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस कर देना, कम कर देना। जैसे कि कई बार जब हमारी शिकायत घर पे आ जाती थी तो पिताजी के पास एक ही ऑप्शन रहता था, तुम्हारी पॉकेट मनी कट कर दूंगा, कम कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। तो उस कट डाउन को, उस रिड्यूस को ही क्या कहा जाता है? कट डाउन कहा जाता है। रिड्यूस यानी कि कम कर देना। तो कट डाउन का मतलब क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, यानी कि कम कर देना। अब इसका एग्जांपल, ड्यू टू रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मंदी, यानी कि कई बार बाजार में बहुत तेजी होती है, कई बार बाजार में मंदी होती है, कम चलता है। तो मंदी की वजह से द कंपनी हैज कट डाउन अवर बोनस। तो कंपनी ने क्या कर दिया? हमारा जो बोनस था वो रिड्यूस कर दिया। ठीक है, सो सैड। तो कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस कर देना। सो इजी। नेक्स्ट इज कट ऑफ। ये जो कट ऑफ होता है इसके दो मीनिंग होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट मीनिंग है, फर्स्ट मीनिंग इज दैट टू रिमूव बाय कटिंग। काट कर किसी चीज को रिमूव कर देना, वही क्या कहलाता है? कट ऑफ कहलाता है। चलिए इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है टू रिमूव बाय कटिंग, यानी कि किसी चीज को हटा देना। रिमूव का मतलब क्या होता है? हटा देना। कई बार जब नए कपड़े सिले होते हैं, उनका ऑल्ट्रेशन हुआ होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा धागे निकले होते हैं, थ्रेड निकले होते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं? हम कट ऑफ कर देते हैं, यानी कि उनको हटा देते हैं। तो यू कैन कट ऑफ, यानी कि आप क्या कर दो? रिमूव कर दो। किस चीज को? दी एक्सेस पार्ट, यानी कि जो अतिरिक्त पार्ट है उसको काट कर अलग कर दो। इसका दूसरा मतलब होता है टू डिसकंटिन्यू द सप्लाई ऑफ, यानी कि किसी चीज की सप्लाई को रोक देना। जैसे कि जब युद्ध होता था तो मेन या मेजर टेक्टिक ये होती थी, नीति ये होती थी कि जो दुश्मन है उसके पास तक अनाज को ना पहुंचने दिया जाए, पानी को ना पहुंचने दिया जाए। जब खाएगा पिएगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? तो लड़ भी नहीं पाएगा ना, खाएगा पिएगा नहीं। तो उस सप्लाई को रोक देना, कट कर देना भी क्या कहलाता है? कट ऑफ कहलाता है। स्टॉर्म हैज कट ऑफ, यानी कि स्टॉर्म ने क्या कर दिया? सप्लाई को रोक दिया। किसकी सप्लाई को रोक दिया? इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जब तूफान आता है तो पेड़ गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं तो वो तारों पे यानी कि इलेक्ट्रिकल वायर्स पर गिरते हैं, जिससे कि क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? कट ऑफ हो जाती है। सो इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कट आउट। तो ये जो कट आउट होता है इसका मतलब होता है किसी एक बड़े पीस में से, यानी कि पूरे में से एक कोई छोटा हिस्सा काट कर निकाल देना, कट आउट। ठीक है, यानी कि किसी बड़े में से एक छोटा हिस्सा काट कर निकाल देना। जैसे कि कई बार आप कोई फ्रेम बनाते हो कार्डबोर्ड से, तो कार्डबोर्ड में से एक छोटा सा हिस्सा आप काट कर निकाल देते हो। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? वो कहलाता है कट आउट। चलिए इसको पढ़ते हैं और एग्जाम्पल को समझते हैं। टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल, यानी कि पूर्ण में से, पूरे में से, पूरे हिस्से में से क्या कर देना? एक पीस काट कर निकाल देना। टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल। जैसे कि ही कट आउट, कट आउट यानी कि उसने निकाल दिया, काट कर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पीसेज ऑफ केक, केक के पीस निकाल दिए। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फ्रेंड्स, और दोस्तों में बांट दिए। ठीक है, ये भी कितना आसान सा और सिंपल सा था। कट आउट का मतलब किसी बड़े हिस्से में से छोटे हिस्से निकाल देना। सो इजी। नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ। ये जो डिस्पोज ऑफ है इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बेच देना, छुटकारा पाना किसी भी चीज से। जैसे कि हर कोई इंसान अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता है, तो छुटकारा पाना के सेंस में क्या होता है? डिस्पोज ऑफ होता है। कई बार बेच देने के सेंस में भी होता है। तो इस डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या हो गया? सेल ऑफ या फिर रिड ऑफ। इन दोनों का ही मतलब है छुटकारा पाना। सेल का मतलब हो जाएगा बेच देना, लेकिन इस सेंस में बेचना कि आप उस चीज को बेचकर उससे छुटकारा पाना चाहते हो। कई बार कुछ लोगों के पास में कार वगैरह ऐसी होती हैं जो टाइम टाइम पे खराब होती रहती हैं, तो वो भी क्या करता है? बेच के छुटकारा पाओ इस चीज को। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। मैं भी छुटकारा पाना चाहता हूँ। किससे? डिस्पोज ऑफ, यानी कि छुटकारा पाना चाहता हूँ। किन चीजों से? ऑल द प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। सो नाइस। नेक्स्ट इज डू अवे विद। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे लेवल के लोग इसको यूज करते हैं, तो आप भी यूज करो। ठीक है, तो इस डू अवे विद का मतलब होता है इरेडिकेट करना, यानी कि जड़ से समाप्त कर देना, खत्म कर देना। किसी भी प्रथा को, किसी भी चीज को अगर खत्म किया जा रहा है, जड़ से खत्म किया जा रहा है, तो उसको कहा जाता है डू अवे विद। चलिए इसके भी एग्जांपल को समझ लेते हैं। मीनिंग बताई दिया मैंने आपको। इरेडिकेट यानी कि जड़ से खत्म कर देना।
तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो, एंसेस्टर मतलब पूर्वज। रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मर्स होते हैं जो समाज को सुधारने वाले होते हैं, समाज सुधारक। तो हमारे पूर्वजों ने और समाज के सुधारकों ने स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड यानी कि बहुत कठिन परिश्रम किया, संघर्ष किया। काहे के लिए? डू अवे विद चाइल्ड मैरिज, यानी कि ये जो डू अवे विद लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया? इरेडिकेट, यानी कि इसको खत्म करना है। किस चीज को खत्म करने के लिए? चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए, इसको जड़ से समाप्त करने के लिए हमारे जो एंसेस्टर थे और जो समाज सुधारक थे उन्होंने बहुत कठिन संघर्ष किया। समझे आप? तो इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका ये मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डू फॉर। ये जो डू फॉर होता है इसका मतलब होता है उद्देश्य को पूरा करना। डू फॉर, डू फॉर का मतलब क्या होगा? उद्देश्य को पूरा करना। ठीक है, जैसे कि आप ये क्लास कर रहे हो, आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, इसी वजह से तो आप ये क्लास कर रहे हो, और हो सकता है ये क्लास आपके उद्देश्य को शायद पूरा भी कर रही है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे कि आप बाइक देते हो, कार देते हो, क्यों देते हो? किसी ना किसी पर्पस के लिए, किसी ना किसी उद्देश्य के लिए आप उसको खरीदते हो। तो डू फॉर का मतलब होता है उद्देश्य को पूरा करना। सर्व द पर्पस यानी कि अपने पर्पस को पूरा कर देना, कंप्लीट कर देना। जैसे कि योर क्लास विल डू फॉर माई इंग्लिश प्रिपरेशन, यानी कि जो आपकी क्लास है वो क्या करेगी? मेरे उद्देश्य को पूरा कर देगी। काहे के लिए? जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उसकी तैयारी को पूरा करने के लिए। ये भी कितना आसान सा था, वो आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट इज डू विदाउट, यानी कि किसी चीज के बिना काम चलाना। डू विदाउट का मतलब होता है किसी भी चीज के बिना काम चलाना। जैसे कि किसी से पूछना हो, क्या तुम पानी पिए बिना रह सकते हो? क्या पानी पिए बिना तुम्हारा काम चल सकता है? तो इसके लिए किसी चीज के बिना काम चलाना के सेंस में होता है डू विदाउट। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं टू मैनेज विदाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज के बिना काम चलाना। चलिए मीनिंग को पढ़ देते हैं। मीनिंग लिखा हुआ है टू मैनेज विदाउट समथिंग, समथिंग लिख देना यहाँ पे, यानी कि किसी चीज के बिना काम चलाना। यहाँ लिखा हुआ है कैन यू डू विदाउट ईटिंग फूड, क्या तुम्हारा काम चल सकता है? डू विदाउट काहे के बिना? ईटिंग फूड, खाना खाए के बिना, खाना खाने के बिना काम चल सकता है तुम्हारा? तुम्हारा तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा बिना खाना खाए। कितनी रोटी खाते हो? 4? 3 कम बता रहे हो हैं? चलो अगला क्या है? वी कैन नॉट डू विदाउट अ कूलर इन समर, यानी कि जब गर्मियां पड़ती हैं तो हमारा काम नहीं चल सकता। किसके बिना काम नहीं चल सकता? कूलर के बिना काम नहीं चल सकता। तो किसी चीज के बिना मैनेज करना के सेंस में ही किसका यूज किया जाता है? डू विदाउट का यूज किया जाता है, टू मैनेज विदाउट। आजकल के जो लोग हैं उनका काम नहीं चलता किसके बिना? फोन के बिना। तो वी कैन नॉट डू विदाउट फोन, यानी कि हम फोन के बिना कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। फोन के बिना तो कुछ भी नहीं चलता आजकल। तो इस तरीके से डू विदाउट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ड्रॉप इन। नेक्स्ट है ड्रॉप इन। तो इस ड्रॉप इन का मतलब होता है कहीं किसी इंसान के पास शॉर्ट टाइम के लिए जाना, शॉर्ट विजिट करने के लिए जाना। जैसे कि आप किसी दोस्त के पास जाते हो, हाय हेलो करने, और भाई ठीक ठाक है तू, सब बढ़िया, चलो ठीक है भाई चलता हूँ मैं। बस थोड़ी बहुत देर के लिए जाना, ऐसे नहीं कि मैं भाई पूरे बैग पैक करके आया हूँ 5-6 महीने में तेरे साथ ही रहूंगा, इस सेंस में नहीं। थोड़ी बहुत देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप किसी के पास गए, थोड़ी बहुत देर के लिए आप उसके पास गए मिलने, तो इस चीज को क्या कहा जाता है? ड्रॉप इन कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट विजिट पे जाना, किसी दोस्त के पास मिलने जाना। तो इसका मीनिंग अ शॉर्ट विजिट, छोटी सी यात्रा, मुलाकात। तो आई जस्ट वेंट देयर टू ड्रॉप इन, यानी कि मैं वहां पर सिर्फ एक शॉर्ट विजिट के लिए गया था, ऐसा नहीं था कि मैं वहां पर रहने जा रहा हूं। तो ये भी बहुत ईजी है, आपने समझ लिया होगा कि ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट विजिट, छोटी मुलाकात। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप इन का मतलब तो छोटी मुलाकात था, लेकिन ड्रॉप आउट का मतलब होता है किसी चीज को मिडिल में छोड़ देना, बीच में छोड़ देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स में, बहुत सारे लोगों में ये एक तरीके का ट्रेंड चल रहा है कि वो कॉलेज को बीच में छोड़ देते हैं और फिर स्टार्टअप में जुड़ जाते हैं। तो वो भी क्या कर देते हैं? कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देते हैं, या टू लीव समथिंग इन द मिडिल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज को बीच में ही छोड़ देना ही क्या कह जाता है? ड्रॉप आउट। जैसे कि स्टीव जॉब कौन थे? ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट थे। और बिल गेट्स भी कौन है? कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट किया है। तो इसका मतलब क्या है? रिटायर इन द मिस्ट ऑफ समथिंग, या फिर लीव भी हो सकता है, यानी कि किसी चीज को बीच में ही छोड़ देना। इस मिस्ट का मतलब होता है बीच में, और ये मिडिस्ट नहीं है, मिडिस्ट, मिडिस्ट नहीं बोलना इसको, इट इज कॉल्ड मिस्ट। ये जो डी है ये एक तरीके से म्यूट है, साइलेंट रहेगा ये यहाँ पे। तो आई ड्रॉप्ड आउट माई कॉलेज, यानी कि मैंने अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। समझे आप? पढ़ना भी हो सकता है, पढ़ाना भी हो सकता है। नेक्स्ट इज फॉल बैक। इस फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना। फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना। जैसे कि कुछ 3-4 युवा नेता
युवा नेताओं ने जाकर रास्ते को ब्लॉक कर दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आए युवा नेता डर के पीछे हट गए। तो पीछे हटने के सेंस में ही किसका यूज किया जाता है, फॉल बैक का यूज किया जाता है। जैसे हमारा एक पड़ोसी है, वो बार बार भाग के आता है हमसे युद्ध करने के लिए, लेकिन जैसे ही हमारी आर्मीज वहां पर पहुंचती हैं, वो बेचारा उसको क्या करना पड़ता है, फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब पीछे हट जाना पड़ता है। तो फॉल बैक का मतलब हो गया रिट्रीट, यानी कि पीछे हटना, अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को छोड़कर पीछे आ जाना, डर की वजह से भी हो सकता है। एग्जाम्पल, इन फ्रंट ऑफ द माइट ऑफ अवर सोल्जर, यानी कि सामने, किसके सामने, करेज, साहस, वेलर के सामने। और किसके साहस के सामने, हमारे सोल्जर्स के साहस के सामने। द एनिमी फेल बैक, ये जो फेल है ये इसकी फॉल की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो फेल बैक यानी कि हमारे जो सिपाही थे उनके साहस के सामने जो एनिमी था वो पीछे हट गया, वो तो देखते ही भाग जाता है इंडिया वालों को। नेक्स्ट इज कम ऑफ। इस कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग टू। कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग टू। जैसे कि आप कैसी फैमिली से आते हो, आई बिलोंग टू अ नाइस फैमिली, अ गुड फैमिली, तो उसके सेंस में आप यूज कर सकते हो कम ऑफ। जैसे कि आई कम ऑफ अ नोबल फैमिली, चलो इसको भी पढ़ देते हैं। तो इसका मीनिंग वही बिलोंग टू। सलोनी कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, यानी कि सलोनी जो है बिलोंग करती है, आती है, कैसी फैमिली से आती है, वो एक अच्छी फैमिली से आती है। कई बार ना यहाँ पे एरर ये हो जाता है कि इस ऑफ की जगह पे कई बार क्या लगा देते हैं, कम फ्रॉम लगा देते हैं, कि वह एक अच्छी फैमिली से आती है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम नहीं होगा। इसका मतलब होता है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग टू, यानी कि किसी चीज से संबंध रखना, ताल्लुक रखना, तो वो हो जाता है कम ऑफ, यानी कि वह कैसे परिवार से संबंध रखती है, अच्छे परिवार से संबंध रखती है। कम फ्रॉम नहीं होगा। कई बार ऑप्शन भी दिए जाते हैं कि इसमें ऑफ आएगा या फिर फ्रॉम आएगा, तो आपको कम के साथ में अगर किसी फैमिली वैमिली इस तरीके से बात की जा रही है जहाँ पे बिलोंगिंग का सेंस है, तो वहां पर हमेशा ऑफ का यूज करना है। तो देखा आपने कितनी आसानी से इन फ्रेजल वर्ब्स को हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। Fearless.